उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। शामली में वो पहुंचे कैराना में पलायन पीड़ितों के घर पर और वहां उनसे मिले। इस दौरान परिवारों से बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे पूछा कि कहीं अब उनमें किसी तरह का डर तो नहीं है। उससे पहले कैराना में मुख्यमंत्री ने एक रैली भी की इसके बाद, और उन्होंने कहा कि कैराना में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था। बीजेपी शासन में अब उनके बीच नया विश्वास बना है। पलायन करने वाले सभी परिवार अपने घरों को लौट रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ ने आज कैराना में कहा। यह मसला काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील रहा था। कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन का जो आरोप है वो बीजेपी के नेताओं ने लगाया था 2015 से 2017 के बीच। 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। कमाल, जो कैराना का मसला था वो क्या था? कौन लोग वहां से पलायन कर गए? क्या उनमें डर था? क्या वो अब लौटे हैं? और सियासत से, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से किस तरह ये मामला अब जुड़ता है? देखिए, ऐसा है कि ये वेस्टर्न यूपी का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हो रहा है आज के तारीख में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये पहली सभा है मुख्यमंत्री की। इसमें बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी भाषण दिया है जनसभा में, मुख्यमंत्री ने भी दिया है, सुरेश राणा जो गन्ना और चीनी के मंत्री हैं उन्होंने भी दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ये नज़र आ रहा है कि 2013 में दंगों के बाद जो वहाँ पे जाटों और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हुई थी, जो पोलराइजेशन हुआ था और पूरे वेस्टर्न यूपी को इलेक्शन में बीजेपी ने स्वीप कर दिया था, तो वो पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट हो रहा है। किसान आंदोलन के साथ बड़े पैमाने पे मुसलमान जो हैं वो जाटों के साथ उनकी पंचायतों में, भारतीय किसान यूनियन की पंचायतों में शामिल हुए हैं। मुजफ्फरनगर की जो 5 सितंबर को पंचायत हुई किसानों की सबसे बड़ी, वहाँ बहुत सारी मस्जिदें मुसलमानों ने खोल दी किसानों के वहाँ रुकने के लिए। उनके लिए खाने के लंगर चलाए बड़े तादाद में। तमाम उन गांवों में जो दंगों का, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का, दंगों का शिकार रहे थे, वहाँ भी मुसलमानों ने स्टॉल लगाए। तो जब ये पोलराइजेशन कम होता है तो रीअलाइनमेंट होता है फोर्सेस का। जाटों का एक बड़ा तबका है जिसके अंदर ये पश्चाताप है कि जो चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए और वो मर गए, वो उनको चुनाव जितवा नहीं पाए, ये एक पश्चाताप की भावना है। तो ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट है वो आरएलडी और सपा के पक्ष में काफ़ी नज़र आ रहा है। और जो ये बीकेयू है और किसान आंदोलन से बीजेपी की वहाँ पे छवि खराब हुई है। बहुत सारे गांवों में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया गया। ये जो भाषण आज हो रहे हैं इसमें ज़्यादातर जोर जो है वो मुजफ्फरनगर के दंगों के ऊपर है। उसमें बताया जा रहा है कि हिंदू मारे गए, 2 हिंदू नौजवान मारे गए, तब मूक दर्शक थे, माँ बहनों की इज्जत के ऊपर हमला हो रहा था, अस्मिता का प्रश्न था। तो इस तरह के भाषण, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह ने दिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के भाषण हो, चाहे वो सुरेश राणा का भाषण हो, जो 8 साल पहले दंगा हुआ था वो 8 साल के बाद आज भाषणों में जिंदा है। कैराना के पलायन का ये मामला है। वहाँ एक मुकीम एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो वहाँ पे रंगदारी वसूलता था बहुत सारे व्यापारियों से। तो उसकी रंगदारी से परेशान होकर के काफ़ी सारे परिवार वहाँ से पलायन कर गए थे।
उनमें से कुछ परिवार, जिनमें कह रहे हैं 3 परिवार वापस आ गए हैं, तो उन परिवारों को सुरक्षा देने के लिए और सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए मुख्यमंत्री उनके परिवार में गए हैं, उनसे मिले हैं और ये बात उनको कह रहे हैं। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान ने अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी और इसमें सीआरपीएफ के 4 जवानों की मौत हो गई। फायरिंग में 13 जवान घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात तट के करीब अरब सागर में पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की कल मौत हो गई। गोलीबारी में एक भारतीय नाविक घायल भी हो गया। घायल मछुआरे का इलाज गुजरात के ओखा के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे की है। भारतीय मछुआरे गुजरात के द्वारका के करीब ओखा के पास मछली पकड़ने गए थे और ये उस समय घटना हुई। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक स्तर पर यह मसला उठाया गया है। उधर श्रीनगर में एक आतंकी हमले में कल एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवाई। यह हमला बटमालू इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक रात 8 बजे आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल तौसीफ अहमद पर उनके घर के पास गोलियां चलाई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बिहार में शराबबंदी है तो, लेकिन काफी हद तक नाकाम, और इसकी एक बड़ी वजह बताई जाती है बिहार पुलिस की शराब माफिया के साथ साठगांठ। और बिहार पुलिस का इस तरह का जो रवैया है, उसकी वजह से उसका जो इकबाल कम हुआ है, उसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि कई जगहों पर अपराधी अराजक तत्व पुलिस वालों पर ही हमले कर रहे हैं। दिवाली का दिन छापामारी का कोई अलाउड नहीं है। ये तस्वीरें दिवाली की रात बिहार के पूर्वी चंपारण के सुगौली ब्लॉक की हैं। गांव में एक पुलिस अफसर को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा जा रहा है। दरअसल गांव में हल्ले हंगामे की सूचना के बाद सुगौली थाने के एक एएसआई सीताराम दास छपरा बहास गांव पहुंचे। पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती उससे पहले ही गांव के असामाजिक तत्वों ने उन्हें पकड़कर बिजली के खंभे में बांध दिया और उसके बाद उनकी काफी पिटाई की। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के वायरल होने के बाद हंगामा मचा तो पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 16 लोगों को हिरासत में ले लिया। बिहार में कानून व्यवस्था हाथ में लेने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पुलिस कई जगह अराजक तत्वों का शिकार हो रही है। गया जिले में तो एक पुलिस अफसर को उस समय गोली मार दी गई जब मूर्ति विसर्जन के समय उसने लोगों को डीजे बंद कराने के लिए कहा। ये लगभग 6:30 बजे की घटना है कि एसएचओ अपनी गश्ती करके आ रहे थे, साथ में अपनी गश्ती पार्टी थी साथ में, तो वहाँ पे कुछ लोग विसर्जन करके वापस आ रहे थे। उसी में कहीं बाजा बजा रहे थे, जो जिसमें एसएचओ ने उसको मना किया और साथ में एक व्यक्ति जो हुड़दंगी कर रहा था उसको पकड़ के लेके आ रहे थे। तो लेके जैसे 1 किलोमीटर आगे चले तो बतौड़ा मार्केट पड़ता है सिकंदपुर थाने से 1.5 किलोमीटर दूर। वहीं पे कुछ शरारती तत्व इकट्ठे हो गए, इन्होंने रोड़ेबाजी कर दी गाड़ी को घेर के। इसमें एक एसएचओ को गोली लगी है, एक सैप का जवान था जिसके सिर पे चोट लगी है और एक और सैप का जवान है जिसके हाथ में चोट है। अब सुगौली की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार में अपराधियों और अराजक तत्वों के आगे पुलिस का रुतबा काफी घट गया है। मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में इस बार महिलाएं दिख रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो पहला फैसला महिलाओं को आरक्षण देने का करेंगे। इससे पहले यूपी में प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि 40% टिकट विधानसभा चुनाव में महिलाओं को दिए जाएंगे। What will be the first government order you will be publishing as soon as you become a prime minister? I would give women's reservation.
कन्याकुमारी के एक स्कूल के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान दिया गया राहुल गांधी का ये छोटा सा बयान है, लेकिन इसे कांग्रेस की उस चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसे वो महिलाओं के मुद्दे पर फोकस कर बना रही है। शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नजर आ रही है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं। 12वीं पास छात्राएं हैं, उनके लिए मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, और जो स्नातक पास है उनके लिए स्कूटी मिलेगी। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। फ्री स्मार्टफोन, स्कूटी और सिलेंडर के अलावा कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जो वायदे किए हैं उनमें सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए मासिक, नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के तहत 40% महिलाओं की नियुक्ति जैसी बातें शामिल हैं। गर्व महसूस करती हूँ उस कांग्रेस में है मैं हूँ जिसकी महिला अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम दृढ़ निश्चय के साथ उसे आगे बढ़ाने की बात हो तो ये कांग्रेस में ही आपको देखने को मिलेगी। इतिहास उठाएं, वर्तमान देखें या भविष्य की ओर बढ़ते हुए कदम देखें। इस आधी आबादी को केंद्र बनाकर इस देश के विकास को आगे ले जाने का काम कांग्रेस और उसके नेता कर रहे हैं। आपने देखा जब हम सरकार में थे तब भी लगातार यह प्रयास करते रहे थे उसकी राजनीतिक मजबूरियां होने के बावजूद, और उसके बाद भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने इस मुहिम को जारी रखा है और प्रियंका जी ने अपने राज्य जो जिसकी वो प्रभारी हैं उसमें 40% आरक्षण दे ही दिया एक तरह से। तो और राहुल जी ने कहा है कि जब अगर वो प्रधानमंत्री जब बनेंगे तब वो सीधा पहला काम वो यही करेंगे। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। कांग्रेस के रणनीतिकार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर आधी आबादी को वे साथ ले पाए तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो महिला आरक्षण लागू करना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सपना ही बना रह जाएगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।